प्रिय साथियों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्लास 10th के हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। ये क्रैश कोर्स तीसरा बार हम लोग चल रहा है, यानी 2 बार हम लोग इसको पूर्णतः खत्म कर चुके हैं और तीसरा बार अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। बता दें, आप अगर शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, अगर आप शुरू से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको पता शायद नहीं होगा। तो इसलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद से हम क्या समझते हैं, तो सबसे पहले तो राष्ट्रवाद के बारे में अगर आपको समझा दें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कोई भी अपने देश के प्रति जो भावना उत्पन्न दिखाते हैं कि हमारे देश के प्रति मैं कितना जागरूक हूँ, देश को मैं कितना चाहता हूँ, कितना लव करता हूँ, ये उनका होता है राष्ट्रवादी भावना। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे कब हुई थी बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो आंसर होगा 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका क वाला जो है बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। चलिए ये सवाल का जवाब आप लोग कीजिएगा। 2 नंबर सवाल आपके सामने में है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इसका जवाब हो जाएगा आपका मैंजनी ने की थी। राइट आंसर क वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। चलिए 3 नंबर सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब मैंजनी ने किया है तो यंग यूरोप का संस्थापक भी मैंजनी ही होगा। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अगला है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बता दें कि मैंजनी ने ही किया था। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क वाला ही हो जाएगा। चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉरी घ हो जाएगा। राष्ट्रवाद की जन्मदाता है घ, नेपोलियन है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आप लोग घ वाला आंसर याद रखिएगा। सभी का आंसर नीचे दिया जा चुका है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको खुद से भी, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है आपको, इसके बारे में हम प्रोसेस आपको आगे समझाएंगे। पूरे क्लास को हम लोग शिद्दत के साथ कीजिए आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें से कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन प्रश्न पूछे जाएंगे। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण के मसीहा कौन था, तो उसमें था ये 2 मुख्य रूप से थे इटली के, ठीक है। तो इसमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान, अहम योगदान था मैंजनी जी का, तो मैंजनी जी हो जाएगा। राइट आंसर ख हो जाएगा। चलिए 6 नंबर है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो बता दें इसका हो जाएगा आंसर क हो जाएगा, गैरिबाल्दी थे इसका तलवार, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, यहाँ पे इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सही। 8 नंबर है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इटली और जर्मनी के विरोध में जो देश था वो देश था आपका परसा। यहाँ पे आपका परसा वाला हो जाएगा आंसर, तो राइट आंसर आपका घ वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ ऑस्ट्रिया भी था, ठीक है। ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो ऑस्ट्रिया भी हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी परसा तो लड़ा ही था, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है। परसा तो उसी में था, इटली में क्या और पास पर पड़ता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, निरंकुश शासन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ख। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और भी प्रश्न भी है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या प्रश्न कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसका अग्रदूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूसो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही है। चलिए फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान सभा में इसकी घोषणा किए थे। राइट आंसर ख हो जाएगा, जो बिल्कुल रूप से सही है। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बट आपको नहीं पता है तो इजी नहीं लगेगा, बिल्कुल भारी लगेगा। बट अभी आप देखिए क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। 89 मारेगा, ना कि 79। चलिए 4 अगस्त वाला। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किस वंश का दोबारा स्थापना हुआ था वहां पे, बता दें। वो देश है बुर्बो वंश, ठीक है। यहाँ पर बुर्बो वंश हो जाएगा, तो बूब वंश है। राइट आंसर 13 का बी ख हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, तो बता दीजिए। यहाँ पे 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा क हो जाएगा, यूनान को, ठीक है। राइट आंसर क हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यहाँ ऊपर नीचे करने में, तो आप लोग समझिए। यूरोप का मरीज किसे जाता है कहा जाता है, देखिए बहुत ही आसान है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछे गए जा चुके हैं एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाएंगे शायद।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यूनान को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत बना है? तो वो है यूनान का। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 आप लोग का वॉइस कंप्लीट जाता होगा, सब कुछ बिल्कुल सही होगा, इसलिए हमने इस क्लास को देने का मकसद हमने यही बनाया कि हम क्यों ना आपको वॉइस रिकॉर्डिंग क्लास करके दें जो आपको बेहतर रूप से आपको सुनाई भी पड़े और कोई भी दिक्कत भी ना हो। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जोकोविन क्लब की स्थापना की थी? चलिए बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान ने ऐसा काम किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला सवाल है बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ज्यादा हम इस पर आप टाइम नहीं लेंगे, सीधे सवाल को बताते हुए निकलेंगे। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? देखिए बिस्मार्क जो वहां का चांसलर 1862 में बना था। राइट आंसर क हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ये जो है रूसो के, शायद यहाँ पर रूसो की हो जाएगा, नहीं हीगेल का। राइट आंसर गो। वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए इसको हम लोग जानते हैं, वियना 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क हो जाएगा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को देख कर चलते हैं। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? उसका जो अध्यक्ष थे वियना सम्मेलन के, वो अध्यक्ष थे आपका मेटरनिक। क वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 23वां विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पर्सा का था। ठीक है, पर्सा का, हाँ पर्सा का था, ख हो जाएगा आंसर। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन बट सवाल है समझने वाले। कितने कोड थे? चलिए 24 का आंसर बता दीजिएगा आप लोग। 24 का आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? 25 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, किस संघ की स्थापना की? तो उन्होंने यहाँ पर राइन संघ की स्थापना किया था। राइट आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने लायक सवाल है, तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ये और कहीं से भी इसको आप कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, इसको याद कर ही लेना है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसका, वो आंसर हो जाएगा आपका हमारे ख्याल से ऑप्शन में घ हो जाएगा, यानी ठीक है घ। 1804 ईस्वी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हम मेटरनिक क्या था। देखिए मेटरनिक क्या था, तो ये 27 नंबर सवाल जो है ये सब्जेक्टिव भी आपको पूछा जाता है कि मेटरनिक के बाद क्या था या मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, मेटरनिक जो था ये घोर प्रतिक्रियावादी था, ये बहुत ही खत्म राजा थे। ठीक है, यानी ये लोगों को अच्छे के लिए अच्छे काम नहीं करते थे, लोग इसके विरोध रहते थे हमेशा। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? देखिए मेटरनिक का जो पतन हुआ है वो आपका हुआ है 1848 में, इसका पतन हो गया, यानी इसका खात्मा हो गया, इसकी वंश, इसका यह राज शासन जो सब कुछ खत्म हो गया। मेटरनिक कौन था? देखिए मेटरनिक कौन था, ये कौन था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर या फ्रांस का सम्राट? देखिए हाँ ये कौन था? तो मेटरनिक जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। राइट आंसर हो जाएगा ख, ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। 1848 में इसका पतन हो गया, तो उसके बाद दूसरा कोई बने। चलिए अगला है मैंजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? मैंजनी ने 1817 में किसका? यंग यूरोप का। ठीक है, राइट आंसर आपका क हो जाएगा, यंग यूरोप का। चलिए अगला है आपका मैंजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मैंजनी का संबंध जो है लाल सेना के संगठन से था। ठीक है, राइट आंसर आपका क हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान, याद रखिएगा। सॉरी कार्बोनाली हो जाएगा, सॉरी। जलविरायन संस्था एक क्या थी? देखिए ये भी सवाल, इसको आपको याद कर लेना है। 32 नंबर आपको याद कर लेना है। 32 नंबर का हो जाएगा व्यापारियों की थी। ठीक है, जलविरायन संघ जो है यह एक व्यापारियों की थी। राइट आंसर ग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। जलविरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? देखिए जलविरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो वो आंसर हो जाएगा आपका पर्सा ने किया था। ठीक है, कौन किया था? पर्सा ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट सही है। चलिए 34 नंबर है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? वाह वाह, बहुत आसान क्वेश्चन। हंगरी की राजधानी था वुडपेस्ट था। ठीक है, वुडापेस्ट। राइट आंसर को आंसर हो जाएगा, बिल्कुल तरह से आपको याद रख लेना है। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? देखिए हंगरी की भाषा क्या थी, इसको आपको याद रखना है, म्यांमार था। ठीक है, म्यांमार था इसका, हाँ हंगरी की भाषा म्यांमार था। ख हो जाएगा, आई थिंक ख ही होगा आंसर, नीचे हाँ ख होगा। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए हंगरी में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो करने वाले थे वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे आपका कौसुत थे। ठीक है, गो आंसर हो जाएगा। चलिए हनोई समझौता कब हुआ था? चलिए बता दीजिएगा हनोई समझौता कब हुआ था। तो बताते चलिए हनोई समझौता जो 1946 में हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बिल्कुल भी सवाल है, इसको याद रखना है, याद रखिएगा। सेडोवा के युद्ध में पर्सा की पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेरेवा के युद्ध में हार हुआ था ऑस्ट्रिया का, पर्सा का जीत हुआ था। अब है आपका 39 नंबर सवाल। सेरेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था सेरेवा का युद्ध, जिसमें पर्सा का जीत हुआ था, ऑस्ट्रिया का हार हुआ था। इसका जीत हुआ था और पर्सा का क्या हुआ था? हार हुआ था। चलिए 40 है, सीरान का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए सीरान का बीच है किसके युद्ध हुआ था? तो ये भी हुआ था पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, लास्ट युद्ध था। इस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांस की हार हुई थी और पर्सा की जीत हुई थी, और इसी के साथ जो है पर्सा यानी इटली का एकीकरण संपन्न हो पाया था। उम्मीद करते हैं इस क्लास को पूरा करके आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। साथ ही और प्रश्न है यहाँ पे जिससे आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है? साइट पे चले आना है। साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे माधव NCERT क्लासेस सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज जहां पर भी आ जाएगा, उस पेज पर क्या करना है? आपको ओपन होके चले आना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको क्या करना है? लेटेस्ट अपडेट में आपको, या फिर यहाँ पे क्लास 10 पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 10 के अंतर्गत जाएंगे यहाँ पे, और इसमें जाने के बाद आपको जो भी विषय पढ़ना है उसको खोल लेंगे। चलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो भी खोलना है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान चल जाइए। पहला यूरोप वाला पढ़ना है तो आप यूरोप में जाइए, समाजवाद पढ़ना है समाजवाद जाइए। इस तरह से आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल रूप से आप समझ चुके